आपके अंदरूनी गद्दारों ने, ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 303 से कम के 264 आई। मंथन करने का समय कौन है कि वो कौन भेड़िए थे जिनके कारण सीटें 303 से 264 रह गई, उनको निकाल बाहर फेंकिए, धक्के मार के निकालिए उनको, और ऐसा कर दीजिए कि समाज में दोबारा कभी मुंह दिखाने लायक। आपके पास समय नहीं है, कोई 500 साल तक का समय है, ऐसा नहीं है आपके पास। हर दिन कम हो रहा है, हर दिन कम हो रहा है। आप समझते हैं कि सरकारें बदलना ही एक अंतिम उपाय है। 100 उपाय में से एक छोटा सा उपाय है सरकार बदलना। इसलिए उन सच को समझिए, समय बहुत कम है आपके पास। आपको लगता है वाह हम तो 90 करोड़ हैं, इतना बड़ा देश है। यही गलतफहमी 47 से पहले थी, यही गलतफहमी उससे पहले थी जब आप यहाँ से अफगानिस्तान चला गया। रामायण पढ़ते हैं, कंधारी का बड़ा जिक्र करते हैं, वो कंधारी का इलाका आज कंधार बन चुका, आप कुछ कर नहीं सकते। आप कहानी किस्सों के हिस्से बनते जा रहे हैं, लेकिन आप उस बीमारी से बाहर निकलना नहीं चाहते। और जो युवा निकलना चाहता है, कुछ मथाढ़ीस उन्हें निकलने देना नहीं चाहते। इसलिए आज कोई नई चेतना जगी हो मैं नहीं मानता। आज जो सबसे ताकतवर चीज हुई है वो ये है कि ये मथाढ़ीस जो आपको एक तरफा ज्ञान, एक तरफा झूठ, क्योंकि जब आप अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हैं, समाज को जगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप सबसे बड़े गद्दार होते हैं। अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए, उस स्वार्थ के बाद जब भी आप बात करेंगे और पूरे देश में चलेंगे तो 2014 पैदा होगा। कोई ऐसे नहीं पैदा हुआ है। दुनिया के विश्लेषकों ने 2014 के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। हमारे यहाँ के लोगों के लिए तो एक चमत्कार हो गया, खासतौर से भारतीय मीडिया के लिए लगता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश को ही खबर बना देते थे। इसलिए उनकी ख्वाहिश में ये बदलाव होना ही नहीं था। लंबे समय तक कहा कि इसमें ये घोटाला हो गया है, उसमें वो घोटाला हो गया है, इसमें यहाँ हाईजैकिंग हो गई है, ये सब कहा रहेगा। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, 250 साल के आसपास पुराना लोकतंत्र, उस लोकतंत्र के अखबारों ने अपने एडिटोरियल में सच बोला। लेकिन हमारे यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले अखबार छपते हैं, अंतरराष्ट्रीय अखबार छपते हैं, लेकिन किसी के अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। और जो कहते हैं हम सच दिखाते हैं और झूठ बोलते हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं लिखी। उस अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखी वहां के सबसे बड़े अखबार, क्योंकि आपको ये आदत पड़ गई है कि जब तक विदेशी भाषा में और विदेशी कपड़ों में हम दिखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ थोड़ा सा डाउन मार्केट लगेंगे। उस अखबार ने 2014 के बाद भारत में जो परिवर्तन हुआ, उस एडिटोरियल, उस संपादकीय में उसने लिखा कि भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या नई बात है, क्योंकि वो भारतीय की परिभाषा नेहरू और गांधी से नहीं जानते। उनके लिए भारत की परिभाषा आचार्य चाणक्य से है, विष्णुगुप्त से है, शिवाजी से है, सावरकर से है। इसलिए वो जानते थे कि 2014 में सरकार नहीं बदली, भारत का हिंदू सनातनी समाज बदलना शुरू हो गया है। लेकिन आपको कुछ बातें इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप उस तरफ ध्यान दें। सरकार बचाने का काम आपका नहीं है,
आपके बीच में जो दलाल नेता हैं हिंदुत्व के नाम से, उनको फारिग करना चाहिए। और इसलिए कहता हूं, मैंने पहले दिन कहा, ना मेरी कोई पार्टी ना मेरा कोई संगठन है, मेरे मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मैं कभी पार्टी और सरकारों पे बहुत कम टिप्पणी करता हूं। क्या ये मंथन हुआ? एक आदमी, उसका चरित्र देखिए, आपके बीच में बहादुर हैं, ऐसे बहादुर हैं कि जो शायद अभी एक आम समाज का आदमी अभी भी सोचता है कि क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं? 2017 में एक चुनाव हुआ। चुनाव जीतने की अलग प्रक्रिया है, उसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, वो होता है। एक आदमी जो कभी वहां चुनाव लड़ा नहीं, किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, किसी संगठन की 2 रुपए की उसके पास सदस्यता नहीं, लेकिन 14 के बदलाव का दबाव सोचिए। ये आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, इस देश के हर उस एक आदमी का दबाव सोचिए, जो हम शायद सीधे तौर पे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसके बदलाव का महसूस जो हुआ है वो आपको बताना चाहता हूं। 2014 में आपने पहली बार, एक अंग्रेजी का शब्द है पॉलिटिकली अपॉलोजिस्टिक होना। आप शर्मिंदा रहते हैं हमेशा अपनी पहचान पर, आप शर्मिंदा रहते हैं हमेशा कुछ नया करने पर। आप हर काम के अंदर अपने शत्रु का अनुमोदन चाहते हैं कि अगर हमारे शत्रु ने कह दिया है कि आप बहुत सेकुलर हैं पंडित जी, तो पंडित जी जमीन में नहीं चलते, हवा में चलने लगते हैं, क्योंकि उनको उस शत्रु से अनुमोदन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि हम कितने सेकुलर हैं। और जो आपको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो काठी के कम्युनल हैं, लेकिन आप उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते। लिहाजा 14 का बदलाव जो भी हुआ, लेकिन उसका दबाव इतना ज्यादा था। आप इस बात को महसूस करेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति का संचार होगा। जरूरी नहीं है कि सब भाषण देने वाले लोग, सब चुनाव लड़ने वाले लोग एक ही काम करेंगे। अगर 10 लोग खड़े होकर के सच बात को 2 बार कह भी दे जोर से, तो 10 लोग जो सुन लेते हैं उनको लगता है कोई नई आवाज पहली बार हमारे कानों में आ रही है। इसलिए जिस शख्स ने चुनाव नहीं लड़ा 2017 में, आप मेरी बात को सुनिए, मैं 14 से बात कर रहा हूं। आपने हीरो बदला 2014 में, क्योंकि हम उस कायर समाज के लोग हैं। हमारे नेता और संगठनों ने हमको ये समझाया है कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, तो सेना को वापस बुला लो ना। हम अहिंसक हैं, हमें शांति से रहना है, हमें किसी पे हथियार नहीं उठाना, तो सेना को क्यों लगा रखा है? उसको भी छोड़ दो। लेकिन वहां सेना चाहिए दुश्मन को रोकने के लिए। और इस देश के अंदर 20 से 22 करोड़ देश के गद्दारों से आप कहते हैं इनके साथ दोस्ती कर लीजिए। लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनी, आप भी बंधुआ मजदूर बने रहे उनके। आपने उनके कहने से लंबे समय तक हिंदू की ये परिभाषा, कभी वो परिभाषा, कभी जो रहता है वो हिंदू है, कभी कोई डीएनए बता रहा है, कभी कोई बता रहा है। पहली बार आपने इस देश के कर्णधारों को, नेताओं को एक मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है और 23 करोड़ की आबादी पूरे पाकिस्तान की है। आपने कहा उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है, और उत्तर प्रदेश में अगर इलाज ठीक हो गया तो फिर राजस्थान में ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, 303 एमएलए में उसका नाम ही नहीं था,
सत्ताधीशों को यह समझ में आ गया कि जितना तेज हमने दिल्ली में बैठाया है, अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं बैठाया तो विद्रोह हो जाएगा। और उस आदमी को जिसने चुनाव नहीं लड़ा वो वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंगें होती हैं जिसमें नेता चुना जाने का एक ड्रामा होता है। आपके दबाव ने उस पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग को कहा आप जाएं, हमारा नेता एक ही होगा, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, और आपने योगी को अपना नेता माना। और उसका पहला इंटरव्यू याद कीजिए, अपने बहादुरों को अपने बीच में से पहचानिए, कायरों को बाहर करिए। उस आदमी ने जब शपथ ली मुख्यमंत्री पद की तो पत्रकार भाइयों ने उससे पूछा कि योगी जी आप गेरुआ वस्त्र धारे योगी हैं, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा लग रहा है? उस आदमी ने जो जवाब दिया, जिस दिन इस देश के हिंदुओं के ठेकेदार और पार्टियां, उसका एक एक नेता ये शब्द बोलने लगेगा, दुनिया नतमस्तक होगी आपके साथ। एक ही लाइन का जवाब दिया था योगी ने। उसने कहा जिस मठ का मैं मुखिया हूं, उस मठ की शक्ति के सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की औकात दो कौड़ी की है। ये सुननी चाहिए। और यही वजह है उसकी उस छवि के कारण जो उसने किया वो साबित करा। हो सकता है कुछ आपके अंदरूनी दलालों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, किसी तरीके से ये कमजोर हो जाए तो कायर जो गांव की तस्करी करने वालों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसी कोशिश हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली बार अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो ये कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं चलेगी, अब वो पैदल हो गए। ये ताकत आदर्श शक्ति है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में बैठे हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका फर्क यहां पड़ने वाला है। इसलिए आज आपके अंदरूनी गद्दारों ने, ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 303 से कम के 264 आई। मंथन करने का समय कौन है कि वो कौन भेड़िए थे जिनके कारण सीटें 303 से 264 रह गई, उनको निकाल बाहर फेंकिए, धक्के मार के निकालिए उनको, और ऐसा कर दीजिए कि समाज में दोबारा कभी मुंह दिखाने लायक। आपके पास समय नहीं है, कोई 500 साल तक का समय है, ऐसा नहीं है आपके पास। हर दिन कम हो रहा है, हर दिन कम हो रहा है। आप समझते हैं कि सरकारें बदलना ही एक अंतिम उपाय है। 100 उपाय में से एक छोटा सा उपाय है सरकार बदलना। बहुत छोटी सी चीज है। आप अपनी शक्ति जो खो गई है उसको अनुभव कीजिए।